बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपने पिछले वीक में हमने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के बारे में तफसील से पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स अगर किसी पर्सन में, किड में या किसी पेशेंट वगैरह में अगर फाइंड आउट हो जाएं तो उसका एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट, पेरेंट्स, मेंटोर और पार्टनर, कोई भी, ये तीनों एक ट्रायंगल में आकर कैसे ट्रीटमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं और कैसे सूटेबल ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। याद रखें कि कोई भी जो ट्रीटमेंट है वो एक पर्सन की मौजूदगी से नहीं हो सकता, या 2 पर्सन की मौजूदगी से नहीं हो सकता। पेरेंट्स जितनी अच्छी तरह से बच्चे के प्रॉब्लम के बारे से अवेयर होंगे, वो इतनी अच्छी तरह से स्पीच पैथोलॉजिस्ट को भी आगाह कर सकेंगे। और स्पीच पैथोलॉजिस्ट वो जो रिजल्ट्स अपने क्लाइंट से, बच्चे से या पेशेंट से चाहता है, वो पेरेंट्स की हेल्प से और अपनी प्रॉपर पूरे चैनल के ज़रिए से जो उसको जो जो इसके ट्रीटमेंट्स के दरमियान रिक्वायर्ड थी वो सारे का सारा प्रोसेस करेगा, तो ही उसको हेल्प सही प्रॉपरली मिल सकती है अपनी अचीवमेंट, अपने जो गोल्स हैं एक बच्चे को लेकर वो उसको हासिल करने में। काइंडली वीडियो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसको अपने फेलोज़ के साथ शेयर करना ना भूलें। कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, या तो वर्बल कम्युनिकेशन होती है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। दोनों कम्युनिकेशन जो हैं वो बच्चे के अंदर प्रॉपरली डेवलपमेंट स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चा तकरीबन 1.5 हफ्ते में ही ऑब्जर्वेशन उसकी इतनी तेज़ होती है कि वो अपने इर्द गिर्द जो साउंड्स होती हैं उनको रिकग्नाइज करना शुरू कर लेता है अपनी बर्थ के फ़ौरन बाद। अब अगर वर्बल कम्युनिकेशन में देखा जाए तो पिच ऑफ टोन एंड वॉइस वो सारा बच्चे को पता चल रहा होता है। वालदैन किस तरह की बच्चे के साथ लैंग्वेज यूज़ करें कि बच्चा बेहतर तौर पर उनके मैसेज को, उनकी बात को अंडरस्टैंड कर सके। इसके अलावा वो तमाम अल्फाज जो कि आसानी से एक बच्चा अदा कर सकता है, ऐसे अल्फाज पेरेंट्स को बोलने आने चाहिए और बोलने भी चाहिए ताकि बच्चा उन अल्फाज को परसीव करे, उनको पैराफ्रेज कर सके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस तरह की होती है, इसमें इंटेंशनली और इन इंटेंशनली बॉडी कम्युनिकेशन सारी इन्वॉल्व होती है। इस लैंग्वेज के अंदर इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, पर्सनल स्पेस, हैंड जेस्चर्स और फिजिकल टच लाइक हग वगैरह मौजूद होता है। जैसे कि इसमें सेंसरी और जो मोटर इम्पेयरमेंट वगैरह का भी जो चांसेस होते हैं या डायग्नोज होने के चांसेस इसमें आ सकते हैं, तो सेंसरी और मोटर मूवमेंट्स के बारे में भी बासानी हमें आगाही इसके ज़रिए से मिल सकती है। एज अ पेरेंट्स 9 ऐसे टिप्स हैं जो कि अगर पेरेंट्स घर में अपने बच्चों के साथ करें तो वो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपने बच्चों में डेवलप भी कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज तो उसको डायग्नोज भी कर सकते हैं, और वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट के साथ जाके उसके ऊपर सिटिंग भी करके उस पर बात भी कर सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स ने ये सेटिंग्स घर में की हों तो उसका एक फ़ायदा उसको ये हो जाएगा कि वो स्कूल में बच्चा जाने से पहले पेरेंट्स आगाह होंगे कि हमारे बच्चे के साथ ये इशू है, वो उसके टीचर के साथ वो प्रॉब्लम बता सकते हैं उसके मेंटोर को, और इसके बाद वो उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में ये इश्यूज़ हैं। ऐसे में अगर कोई टीचर, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा बिल्कुल इस सेटअप के बगैर क्लास में चला जाता है और टीचर उसके बारे में नहीं कुछ जानता कि इस बच्चे के अंदर कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का इशू है, तो बच्चा भी क्लास के अंदर आइसोलेटेड महसूस करेगा, वो टीचर तक सही तरह से अपने प्रॉब्लम को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और हो सकता है कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर अगर इस तरह का कोई स्टूडेंट चला जाता है या बच्चा चला जाता है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके जहन में ये होगा कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में कोई भी आगाह नहीं है। टीचर भी आगाह नहीं होगी तो वो क्लास में उस बच्चे को ऐसे ही जज करेगी जैसे बाकी बच्चों को जज करना होता है उसने। लेकिन इसके मुकाबले में अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रॉब्लम में के बारे में पहले से अवेयर होंगे अच्छी तरह से, तो वो टीचर को बता सकते हैं कि हमारे बच्चे में ये इश्यूज़ हैं, तो उसको ट्रीट करने का जो वे है वो अलग है, सो इसको अपने अलग तरीके से ट्रीट करना है। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग में पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एक्टिव होकर सुनना और उनकी हर बात को समझना और महसूस करना होता है। इसी तरह रिफ्लेक्टिव के कोई कहानी जैसे बच्चा सुना रहा है तो पेरेंट्स एक्टिव लिसनिंग क्या कर सकते हैं कि हाउ, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ, ये सारे जो जेस्चर्स हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो शो करेंगे अपनी एक्टिव लिसनिंग के ज़रिए, ताकि बच्चा जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को इस तरह से इफ़ेक्टिव बना सके, बेहतर तौर पर कर सके। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के सामने खुद एज अ मिरर खुद को कंसिडर बात करें। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ने वर्ड यूज़ किया है कि मुझे अपने दोस्त अली के साथ नहीं खेलना, तो पेरेंट्स उससे पूछें कि तुमने अपने किस दोस्त के साथ क्यों नहीं खेलना। यानी सादा अल्फाज में ये कि जो बच्चा अल्फाज बोल रहा है उन्हीं अल्फाज को रिफ्लेक्ट करना, पैराफ्रेज करना, ताकि बच्चा भी अपने अंदर ये स्किल डेवलप कर सके कि दूसरे के अल्फाज को पैराफ्रेज कैसे किया जा सकता है और इस तरह से कहानी को कैसे बनाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है।
क्लियरली स्पीकिंग करना यानी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जो बच्चे के लिए बआसानी समझ उसको आ सके, और ऐसे कोई भी अल्फाज का इस्तेमाल ना करना जो बच्चे के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हों, और बच्चा ऐसी अब्यूज़िव लैंग्वेज भी ना सीखे। रिश्वत से गुरेज करना यानी छोटे छोटे टास्क करने के लिए जब हम बच्चे को रिश्वत देना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चे को शॉर्ट टेम्पर्ड बना रहे हैं, उसका शॉर्ट टर्म कंट्रोल बना रहे हैं। उसके मुकाबले में हम बच्चे को एक बड़े लेवल के लिए रेडी करने के लिए हम इस तरह की रिश्वत और बराबरी से गुरेज करना चाहिए। फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपके बच्चे को। अपने बच्चे के अंदर एक स्किल डेवलप करें कि वो इमोशनली इंटेलिजेंस हो, उसको पता हो कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न, अपनी फीलिंग्स को वो सही तरह से एक्सप्लेन कर सकें और उनको बाय यूज़ कर सकें वर्ड से। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें ये पता हो कि अगर वो सैड हैं, अगर वो खुश हैं, या उन्हें नींद आ रही है, या उन्हें गुस्सा आ रहा है, या वो बेयारो मददगार हैं, या किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं, या वो शर्मिंदा हैं, या खुशी महसूस कर रहे हैं, तो इन अल्फाज की मदद से उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है कि जिस सिचुएशन में वो हो वो उसी सिचुएशन के मुताबिक अपनी फीलिंग्स को बाय वर्ड्स एक्सप्रेस कर सकें। यूज़ नोटिसिंग स्टेटमेंट यानी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि चिल्ड्रन की ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। याद रहे कि बच्चे की जो पेरेंटिंग है वो पेरेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा सीरियस टास्क है, और इसमें वो बजाय इसके कि किसी एक सादे लफ्ज़ से उसकी अप्रिसिएशन करें, कोशिश करें कि बच्चे को पूरी स्टेटमेंट से उसकी हौसला अफजाई की जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक काम बच्चा अच्छा कर रहा है तो आप उसके गुड जॉब तो कह रहे हैं, लेकिन अगर उसके मुकाबले में अगर आप ये कहेंगे कि आई नोटिस डैट यू put all of your toys away after playing the game, nice work, so this is a proper statement you are showing to your kid। तो इससे क्या होगा कि इससे बच्चे को पता होगा कि वो भी इसी तरह किसी की अप्रिसिएशन जो उसकी होनी चाहिए वो अच्छे अल्फाज में और वाज़े अल्फाज में होनी चाहिए। सिंगल वर्ड से निकलकर बच्चा एक फुल स्टेटमेंट की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हैविंग फन टुगेदर, जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता चला जा रहा है उसके अंदर ये चीज़ भी आती जा रही है कि वो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप भी बना रहा है, और उनके रिलेशनशिप्स के साथ उसके अंदर स्ट्रेंथ भी आती जा रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ को जिसको नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये कि अपने बच्चे की इस टाइम के दौरान ये चीज़ ज़रूर देखें कि उसके इंटरेस्ट क्या है और वो किन चीज़ों पे जोक कर रहा है और किन चीज़ों पे वो हंसी मजाक के तौर पर उड़ा रहा है। याद रहे कि आपके बच्चे के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे बच्चों के साथ हंसे, उन पर ना हंसे, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे वो सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर को ही डेवलप करेगा और जिससे उससे भी कम्युनिकेशन बहुत सारे दूसरे बच्चों की इफ़ेक्ट हो सकती है। लिहाजा उसके अंदर ये कम्युनिकेशन के ज़रिए पॉजिटिविटी भी डेवलप की जा सकती है। बिहेवियर के ऊपर फोकस करना, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो बच्चा है वो अपसेट है किसी चीज़ को लेकर, तो बजाय इसके उसके ऊपर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म किया जाए और उसके ऊपर डायरेक्ट कोई कमेंट पास किए जाएं, ऐसे करने से अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा का हुलिया इतना अच्छा नहीं है और आपसे कहते हैं आई डोंट लाइक डैट यू आर मैसी, इसकी जगह पे आप ये ट्राई कर सकते हैं आई डोंट लाइक इट व्हेन यू लीव योर क्लॉथ ऑल ओवर द फ्लोर। तो अल्फाज वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओवरऑल इस तरह से बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती है। लीडिंग बाय एग्जांपल, एक पेरेंट्स के ऊपर ये ओवरऑल ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी दुनिया से, अपनी आँख से बच्चे को मुतारफ़ करवाएं। वो जिस अंदाज से बच्चे को जो भी मुतारफ़ करवा रहे होंगे बच्चा उसी अंदाज से चीज़ों को परसीव भी कर रहा होगा। लिहाजा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब घर के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर सेटिंग कर दी जाती है, कुछ लर्निंग कर दी जाती है, इसी को होम स्कूलिंग भी कहा जाता है। और अगर इस सारी लर्निंग के दौरान कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो पेरेंट्स के पास स्पीच थेरेपिस्ट या स्पीच पैथोलॉजिस्ट के कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करना इजी हो जाता है। आपका एक सिंगल स्टेप आपके बच्चे की कम्युनिकेशन को हेल्पफुल बना सकता है और उसके अंदर बूस्ट अप कर सकता है उसकी लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग, राइटिंग, फ्रेजिंग एंड पैराफ्रेजिंग स्किल्स को। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने बच्चे की हैप्पीनेस को जो लेवल है उसको इन्हांस कर देते हैं। इसके बाद जो वो बच्चे जिनके साथ कम्युनिकेशंस के इश्यूज़ होते हैं उनको बजाय इसके कि आप उसको टॉयज़ के साथ खेलने दें और उसको पेट के साथ खेलने दें, कोशिश करें कि आप उनके इर्द गिर्द खुद उनके पास रहकर अफेक्टिव वे में लर्निंग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे को स्टटरिंग का इशू है जो कि सोशल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा, चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर में भी हमने इसको रीड किया, उसमें अगर किसी बच्चे को ये इशू आ रहा था और वो बच्चा सारा दिन टॉयज़ के साथ ही खेलता रहा
ऐसे में अगर उस बच्चे को आप फ़ौरी तौर पर स्कूल में दाखिल करवा देते हैं तो उसका स्टटरिंग का इशू आपको वहाँ पे जाकर डायग्नोस हो तो ये उसके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें वो पहले स्कूल में कम्युनिकेशन सीखेगा, फिर उसको सोशली फेस करेगा। ये सारे प्रोसेस से निकालने से बेहतर है कि आप अपने बच्चे को एक इफ़ेक्टिव वे दें। घर के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ कर लें स्टटरिंग का खात्मा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चे को स्पीकर, मेन स्पीकर फर्स्ट पर्सन उसको बना दें, आप सब उसके लिसनर बन जाएं ताकि बच्चा उसको गौर से बात को सुने, समझे और अपनी बात को उसको बताना भी आ सके। इसी तरह गेम्स चला लें घर में, 2 लोगों के दरमियान मुकालमा, डायलॉग, कन्वर्सेशन इस तरह से रखें ताकि बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन इश्यूज़ को तेज़ी से रिज़ॉल्व कर सके। इसके बाद स्पेलिंग गेम्स रख सकते हैं, सिंगल वर्ड गेम, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है कन्वीनियंट, आप बच्चे को इस तरह से भी टास्क दे सकते हैं कि वो कन्वीनियंट वर्ड से मज़ीद हर अल्फ़ाबेट से अलग अलग मज़ीद 40 वर्ड्स या 20 या जितना भी आप टास्क देना चाहते हैं वो बनाए। ये उर्दू में भी गेम हो सकती है, ये इंग्लिश में भी गेम हो सकती है। इसी तरह या एक इस वर्ड से ही डिफरेंट वर्ड्स को, इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे करके मज़ीद वर्ड्स जो है वो डिज़ाइन करें। तो इस तरह की छोटी छोटी टास्क आप खुद बच्चे को इन्वॉल्व होकर दे सकते हैं। स्पीच पैथोलॉजिस्ट की जॉब ये होती है कि वो क्या कर सकता है, वो एक चार्ट की मदद से बच्चों को डिफरेंट साइंस दिखाकर उनकी वोकैबुलरी इन्हांस करवा सकते हैं। विजुअल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके बच्चों को सेंटेंस बनाने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा रीडिंग स्किल्स को डिफरेंट गेम्स, स्टोरी बुक्स के ज़रिए इन्हांस करवा सकते हैं। टॉयज़ की पिक्चर दिखाकर उनके यूजेस का पूछ सकते हैं, उनसे पैराग्राफ लिखवा सकते हैं और उनके ऊपर कोई स्टोरी बनाने के लिए कह सकते हैं। फोनोलॉजिकल आर्डर्स, क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजिकल आर्डर्स जो हैं वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर के इश्यूज़ हैं। सो फोनोलॉजिकल आर्डर को क्लियर करने के लिए फ़ोनिक की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आर्टिकुलेशन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए वर्ड की प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाएं, जिससे क्या होगा कि उसकी जॉ, टंग और लिप्स की मूवमेंट में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद बच्चे को ब्रेक दें जब वो ताकि आप इस दौरान अपने नोट्स बना सकें और ये भी नोटिस कर सकें कि आपका ये सेशन कितना कामयाब जा रहा है बच्चे के साथ। बच्चे की मोटर मूवमेंट्स को चेक करने के लिए और सेंसरी मूवमेंट्स को चेक करने के लिए डिफरेंट गेम्स डिज़ाइन करें। ऑब्जर्वेशन हमेशा कोशिश करें कि नेचुरलिस्टिक स्टाइल में हो और पैथोलॉजिस्ट को अलो है कि वो ऑब्जर्वेशन करने के लिए सोशल सेटिंग्स जैसे कि घर में या प्ले टाइम में बच्चे की ऑब्जर्वेशन को नोट कर सकता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे लैरेंजल वीडियो स्टोरबिस्कोपी। इसके ज़रिए क्या होता है कि इसमें एक बच्चे के वोकल्स को चेक करने के लिए उसका जायज़ा लिया जाता है कि बच्चा किस तरह से उसके जो वोकल्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस use a strobe light to create a series of images that appears to be slow motion vibration in the vocal folds. This allows us to assess how well the vocal folds are vibrating and to see any problems with how the vocal folds are functioning. छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम होगा तो ये लाइट जो हम यूज़ कर रहे होंगे स्ट्रोब लाइट, वो असेस करने में हमें हेल्पफुल कर सकती है। इसी तरह एक और मैथडोलॉजी भी है, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन AAC। इस मेथड में क्या किया जाता है, इट इज़ काइंड ऑफ सप्लीमेंट जो कि टेम्पररी तौर पर या परमानेंटली एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के जो स्वेयर इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। AAC में 2 मैथडोलॉजी होती हैं, अनएडिड और एडिड। अनएडिड में क्या होगा कि इसमें हम फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस पिक्चर यू आर सीइंग, और या हैंड जेस्चर्स शो कर सकते हैं, हैंड से उसको कुछ इशारे बता सकते हैं और ये इस लैंग्वेज से हम उसकी कम्युनिकेशंस को इन्हांस कर सकते हैं। इसी तरह एड मीन के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम अप्रोच करते हैं कुछ ऐसे मैथडोलॉजीज़ की तरफ जो मैंने टेबल में भी आपको बताए हैं कि इसमें हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ पिक्चर्स का, कुछ फोटोग्राफ्स का, लाइन ड्रा करना भी, विजुअल ग्राफिक सिंबल्स भी, प्रिंटेड वर्ड्स, ट्रेडिशनल ऑर्थोनोग्राफी, ये सारे ऑर्थोग्राफी हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के लिए भी या हैंडल्ड डिवाइस भी यूज़ करते हैं, और टैबलेट डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं ताकि हम कुछ सिंबल्स जनरेट कर सकें और इसके बाद बच्चे की जो है वो इफ़ेक्टिव लर्निंग देख सकें। इससे क्या होगा कि विजुअल एड चेक करने से हम स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली वीडियो को लाइक करें और इसको